हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है सेट 3 822HX। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र का तीसरा सेट है। पिछले 2 सेट हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम इस सेट के कुछ सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे और हम इस सेट को भी पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। सवाल नंबर 1 दिया है, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ बताओ। तो जब दो संख्याएं दी हुई हो और उनका हमें एलसीएम दिया हो, अगर एलसीएम इन दोनों में से कोई एक है तो एचसीएफ जो दूसरी संख्या बच जाती है वही उसका उत्तर हो जाता है। तो 26 और 156 का एलसीएम अगर 156 है तो इसका एचसीएफ 26 होगा, या फिर आप निकाल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके। तो 156 से 156 कैंसिल होकर केवल 26 रह जाएगा। तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी ऐसे ही इनमें से जोड़ी लेनी है जिनके एचसीएफ निकालो तो 1 आए। तो यहाँ पे 14 और 35 आप देखोगे तो दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 18 और 25 के बीच में एक को छोड़ के कोई दूसरी नंबर नहीं है जिससे दोनों कट सकते हैं। वहीं सी को देखोगे तो 31 और 93 के बीच में 31 से आप दोनों को कैंसिल कर सकते हो। इसको अगर देखा जाए तो आप इसको 2 से 62 को भी काट कर सकते हो और 32 को भी। तो यहाँ पे ये जो जोड़ा है इसी का केवल एचसीएफ 1 होगा, मतलब यही सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। तीसरा सवाल है, बिंदुओं 5, 0 और ऋण 12, 0 के बीच की दूरी बताओ। तो आपको अंडर रूट में 5 - 12 यानी प्लस 12 हो जाएगा, उसका वर्ग करना है और 0 0 का वर्ग करना है। तो उसका तो 0 आएगा। 5 + 12 ये जो है इनके वर्ग होंगे, तो 5 ये है और उसके साथ आपको 12 लेना है। तो 5 और 12 17 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 करड़ी में रहेगा और उसका वर्गमूल रिटर्न 17 हो जाएगा। यानी बिंदुओं 5, 0 ऋण 12, 0 के बीच की दूरी 17 होगी। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। ये है सवाल नंबर 3। इसको लिखेंगे 5 धन 12 का वर्ग और 0 ऋण 0 का वर्ग। तो 5 और 12 का वर्ग हो जाएगा 17 का वर्ग और स्क्वायर इसका हो जाएगा 17। यही हो जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर हर एक दशा में शेषफल 7 बचे। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं। कहा है कि इन सभी में से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम 35, 56 और 91 से भाग करें तो हर एक बार में 7 बचे। तो आप ये देखो, 5 का जब आप 35 से डिवाइड करोगे, मान लो आपने पहला ए ले लिया, तो इसमें शेषफल हर बार में 5 बचेगा तो 0 बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसमें 5 शेषफल बच सकता है और 0 बच सकता है। इसमें भी 7 शेषफल नहीं बचेगा। अब बारी आती है तीसरे की। जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो या तो इसमें 7 शेषफल बचेगा या तो 2 बचेगा। तो आपका 7 वाला या इसके हिसाब से तो सही है। अब बारी आती है क्या 56 वाले में भी इसमें बच सकता है कुछ कि नहीं। तो जब आप 56 से इसमें डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 56 से डिवाइड करने के बाद भी इसमें 7 शेषफल बचेगा। ऐसे ही 91 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो भी इसमें बचेगा, क्योंकि ये जो आपका पहला, दूसरा और चौथा है ये इसका ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो इसमें शेषफल 7 किसी कीमत पर नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा और इसमें भी नहीं बचेगा। तो आप 36, 47 में 35, 56, 91 से डिवाइड करके नंबर पा सकते हो, या फिर आप तो इनका शेषफल 7 हर हाल में बचना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है और यहाँ पे जो शेषफल बचने का क्रम है उसके लिए यहाँ पे आपको लेस करते हुए जो नई नंबर बनेगी उस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो वो एलसीएम आपका ये वाला जो है तीसरा खंड यही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 5वां सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल बताओ।
तो 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल, इसका मतलब हमें पहली संख्या दी हुई है 8, सार्वांतर भी दिया हुआ इसमें 8, क्योंकि 8 का गैप रहेगा, और कुल संख्याएं हैं 15। तो हमें निकालना है 15 संख्याओं का योगफल। लिखेंगे 15/2 और उसके बाद लिखेंगे 2 गुणे a का मान यहाँ पे है 8 धन n-1, ये सूत्र होता तो n की जगह 15 रहेगा, ऋण 1 गुणे d का मान 8, 15/2 हो जाएगा, 2 8 16, 15 में से घटाएंगे 14 बचेगा, 14 का 8 में गुणा 112, ये होगा 15/2 और 112 और 16 हो जाएगा 128, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 64, 15 चौको 60, 15 छक 90, 6 96। तो यहाँ पे जो टोटल योगफल आएगा वो आएगा 960, जो कि इसका पहला ऑप्शन है। अगले सवाल में कहा है, सवाल नंबर 6 में, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल ऋण 2 है तो p का मान बताओ। तो x की जगह पे ऋण 2 रखेंगे, ऋण 2 का वर्ग 4 होगा और 2, और यहाँ x की जगह ऋण 2 रखेंगे तो ऋण 4 होगा, घट के 0 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू 0 आएगी। 7वां सवाल है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, ऋण 2 और ऋण 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। सवाल नंबर 7, तो मान लेते हैं कि जो बिंदु है वो x अक्ष पे है, वो है x, 0। अब इसकी दूरी निकालनी है 5, ऋण 2 से, और x, 0 की दूरी निकालनी है ऋण 3, 2 से, क्योंकि सवाल में है ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो दूरियां बराबर आनी चाहिए, यानी x - 5 ये वाला वर्ग बराबर होगा 0 + 2 के, ये प्लस में करके, और दूसरी तरफ रहेगा x + 3 का वर्ग और 0 - 2 का वर्ग। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, करड़ी गायब हो जाएगी, तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x², 5 का वर्ग 25, ऋण 10x आएगा, और 2 का वर्ग 4 बराबर x² धन 9 धन 6x, और धन यहाँ आएगा 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, हो जाएगा 25 ऋण 10x बराबर 9 धन 6x। तो 25 में से 9 घटाएंगे आएगा 16, और 6 के साथ 10x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16x। तो x का मान आएगा 1, यानी निर्देशांक बनेगा 1, 0। तो कहाँ है ये जो इसका डी वाला ऑप्शन है ये है। सवाल नंबर 8वां दिया है, समीकरण 2x² - 5x + 4 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें b² - 4ac निकालना होता है, जो कि होता है विविक्त कर। b मतलब x का गुणांक, a मतलब x² का गुणांक, c मतलब बिना x वाला। तो -b यानी -2, फिर -4ac, 4 × a का मान 2 है और c का मान है 4। तो यहाँ पे b² - 4, ऋण 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, चौको 32 बराबर आएगा ऋण 28। तो यहाँ पे इसका मान ऋण 28 आया है, इसका मतलब मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। कभी भी इनकी वैल्यू निगेटिव में नहीं जानी चाहिए, निगेटिव हुआ तो काल्पनिक होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ए और बी दोनों सही है। 10वां सवाल है कि यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, ODC और OBA, ये समरूप हैं, तो जितने अंश का ये है उतने ही अंश का ये भी होगा, यानी ये भी हो जाएगा 70 अंश। साथ में इसका मान 125 है, तो कहा है इस कोण का मान बताओ। तो 125 में से आप 70 घटा दोगे, क्योंकि बहिष कोण बराबर होता है टोटल के। 125 - 70 यानी 55। इसका ए वाला विकल्प सही है। 11वां सवाल है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, जहाँ पे थीटा का मान 90 अंश के बराबर या छोटा हो सकता है और 0 से बराबर हो सकता है, तो थीटा का मान बताओ।
तो किस कोण के लिए साइन और कास बराबर होते हैं? वो होता है 45। साइन 45 का मान 1/2 और कास 45 का मान भी वही होता है। 12वां है साइन 15 कास 75 का मान बताओ। तो आप इसको लिखोगे साइन 15 को कास 90 ऋण 75, सॉरी साइन 90 ऋण 75 यानी 15 आएगा। ये 12वां सवाल है। पूरक कोणों का जो सवाल है वो वही है। साइन 15 अंश बटे में कास 75 है, तो इसको लिखेंगे साइन 90 ऋण 15 बटे कास 75। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है यहाँ 75 रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, यानी कास 75 बटे में कास 75, इसका मान आएगा 1। अगला सवाल है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर कास थीटा, जहाँ से थीटा आपको 45 अंश मिलेगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी, यहाँ पे थीटा का मान 45 रखेंगे, तो साइन के पावर 4 और यहाँ पे 45 डिग्री, ऐसे यहाँ भी 45। साइन 45 का मान होता है 1/2, कास 45 का मान भी 1/2। तो 13वें सवाल का जवाब हो जाएगा 1/2 पे 4 की घात और 1/2 पे 4 की घात। जब स्क्वायर लगाएंगे तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा, और ये भी 1/2 इसका स्क्वायर। 1/2 का वर्ग 1/4, इसका भी मान 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है सवाल नंबर इसका 14, जिसमें कहा है कि sec a + tan a और 1 - sin a, इसका मान बताना है। तो sec a को लिख सकते हैं 1/cos a, sin a को sin a बटे tan a को sin a बाई cos a, और कोष्ठक में होगा 1 - sin a। यहाँ इसका हर बराबर है, तो 1 + sin 1 - sin यानी 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर a बाई कास a। कास से कास कैंसिल होकर एक कास रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 15वां सवाल है चित्र में बिंदु O का A और P से देखने पर अनुमान कोण कितना होगा? तो इस O को A से देख रहे हैं, जब ये 45 अंश का है तो ये वाली वैल्यू भी 45 अंश की होगी, यानी A से देखने पे अनुमान कोण आएगा 45 अंश। P से देखेंगे तो कितना है, ये 60 है, तो ये एंगल बनेगा 30 अंश, तो ये एंगल बनेगा 30 अंश, यानी अनुमान कोण 45 और 30 का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद सवाल नंबर सी है 16 कि त्रिभुज ABC में कोण C यहाँ 90 डिग्री है, गायब हो गया है। tan A का मान 1/3, तो sin A cos B cos A sin B बताओ। तो जो sin A cos B cos A sin B है, ये एक सूत्र है sin A + B का। तो जब C 90 अंश का, तो A + B जोड़ के भी 90 होगा, और sin 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सवाल नंबर 17 है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? ये पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद 18वां है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का मान कितना होगा? तो सिंपल ये सवाल है, ये यहाँ लगा देते हैं। सवाल में व्यास दिया हुआ है 1/2, तो त्रिज्या होगी व्यास का आधा यानी 1/4 सेंटीमीटर, और इसमें कहा है कि ये एक ठोस अर्धगोला, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 3πr², यानी ये हो जाएगा 3πr की जगह पे 1/4 का वर्ग, जो कि हो जाएगा 1/16, यानी ये हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये सही है। 19वां सवाल है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक दिया हुआ 26.1 25.8, तो बहुलक निकालना है। ये है सवाल नंबर 19। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्यक। तो 3 यहाँ पे माध्यक का मान दिया हुआ है 25.8 और माध्य का मान दिया है 26.1। तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 2 = 17,
3 दूनी 6 7, 77.4 ऋण 52.2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी 25.2 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सवाल नंबर 20 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसमें से माध्य भी है, ये माध्य लिखा है, और माध्यक भी है। तो ये जो डी ऑप्शन दिया, बी और सी दोनों, यही इसका मुख्य ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आज का पाठ, जिसमें हमने सॉल्व किया है बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिनकी कुल संख्या 20 है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताया समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।